वो एक आवाज जिन्होंने अपने हर एक गाने के साथ हमें बोला, साजे दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों, गाओ ना। आज हम उन्हें हमारे शो पर बोलना चाहते हैं, आओ ना। हेलो, मैं हूं रुचि और ये है बॉलीवुड रिवाइंड। और जैसा आप पहचान गए होंगे, आज मेरे साथ शो पर साधना सरगम जी हैं। वेलकम टू द शो। नमस्कार। आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरे बचपन की जितनी मेमोरीज है ना, वो आज ताज़ा होने वाली हैं आपके साथ इस शो पर बात करते हुए। हाँ, रिवाइंड है ना। हाँ, रिवाइंड होने वाले हैं आज हम। आपको भी मेमोरीज में रिवाइंड करेंगे और मेरी भी कुछ मेमोरीज रिवाइंड हो जाएंगी, 90s की मेमोरीज रिवाइंड हो जाएंगी। हाउ ज़रूर ज़रूर। तो शुरुआत में सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत कैसे की? आपका कुछ जो बैकग्राउंड है वो भी म्यूजिकल ही था, है ना? कुछ बताइए उसके बारे जी में। हाँ, मेरी माताजी नीला खानेकर जी वो क्लासिकल सिंगर थी। तो वो जब सिखाती थी, स्टूडेंट्स आते थे और बहुत अच्छा गाती थी। वो प्रोफेशनल नहीं थी, सुन सुन के कान में, मतलब मैं जब छोटी थी तो तभी कहती थी मुझे गाना सिखाइए मम्मी, मुझे गाना सिखाइए। तो उनको लगा कोई बच्चों का गाना सिखाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जो गाती हो मुझे सीखना है। तो फिर क्लासिकल सीखा मैंने उनसे। तो बहुत अच्छा वो एक दौर था कि मैं खेलना कूदना चाहती थी। मम्मी कहती थी नहीं अब सीखना है तो फिर प्रॉपरली सीखो। फिर वो मेरे पीछे पड़ती थी। बट उन्होंने ही करवाया, जो भी है उनका जो बेस है उन्होंने करवाया। क्लासिकल सिंगिंग पर वापस आऊंगी कुछ समय के बाद अभी हमारे शो पर, लेकिन पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग जानते हैं आपको, हमने आपकी आवाज़ को पहचाना ज़्यादा 90s के ज़माने में, लेकिन आपके करियर की शुरुआत एक्चुअली लेट 80s में हो गई थी, है ना? जी। तो कौन सी मूवी थी जिसके साथ में आपको लगता है कि आपने पहला सुपर हिट गाना दिया था? शुरुआत तो बहुत एक छोटा सा मुखड़ा था, कातिलों के कातिल फिल्म में गाया था। अच्छा। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने मुझे मौका दिया क्योंकि वो बहुत नए सिंगर्स को गवाते थे। और इसलिए और भी कितने नाम आपको पता है कि उन्होंने कितने लोगों को बढ़ावा दिया है मौका। तो मैं भी थी उसमें से एक। अच्छा। फिर फिल्म रुस्तम में मैंने गाया, वो सोलो सॉन्ग था। तो वो बहुत अच्छा एक गाना था कि एकदम नई सिंगर को इतना एक सोलो सॉन्ग गवाना, वो भी एक बड़ी बात थी और मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो वो गाना गाया। उसके बाद पिघलता आसमान एक फिल्म आई थी जिसमें जिया ना ही लागे ये गाना था और रति अग्निहोत्री जी पे पिक्चराइज हुआ और बहुत अच्छा गाना लगा, काफ़ी तारीफ हुई। और ईला अरुण जी ने लिखा था वो गाना। अच्छा जी, बहुत मतलब, और वो गाना स्पेशली मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो लाइव रिकॉर्ड किया था। लाइव रिकॉर्डिंग एक अनुभव है, वो तो है। इतने सारे म्यूजिशियंस बैठे हैं और आप गा रहे हैं और आपकी वजह से रिटेक ना हो, ये भी एक दिमाग में चलता रहता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉन्शियस फील होता है। बिल्कुल। और इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा रिहर्सल, जितनी बार गा सकूं कि मेरी वजह से रिटेक ना हो, ये मेरे दिमाग में था। क्योंकि मैं नई सिंगर थी और नई सिंगर अगर एक बार मेरी वजह से कट होता जाता तो मैं नर्वस हो जाती थी। लेकिन वो वैसा नहीं हुआ और लाइव रिकॉर्डिंग का वो मज़ा मुझे मिला। तो 90s में लाइव रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी? हाँ हाँ, वो पिघलता आसमान के बाद एक दो फिल्म, एक ही फिल्म में शायद लाइव किया। अच्छा, सब कुछ कंप्यूटर पर हो गया था, फिर उसके बाद डबिंग हो गई। तो 90s के ज़माने में फिर आई जो जीता वही सिकंदर, मेरे हिसाब से उसके बाद तो मतलब तब से लेकर के अभी तक लोग एक ही गाना गाते हैं। वैलेंटाइंस का दिन आ जाए तो बस सब लोगों के दिमाग में एक ही गाना होता है। ये बहुत अच्छा लगता है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ऐसा गाना मुझे दिया। और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू जतिन ललित जी। इतना खूबसूरत, इतना मीठा गाना है और अभी तक यंगस्टर भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जनरेशन गई या यंगस्टर दूसरा ये गाना भूल गए, नहीं नहीं नहीं, सबको पता है और अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ पता नहीं, अच्छा भी लगता है, फरमाइश भी आती है। शो मैं इसी से शुरू करती हूँ। तो हमारे देखने वाले अभी ऐसे कुछ हैं जो कि अभी तक भी शायद सोच रहे हैं कि हम कौन से गाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने गाने का नाम नहीं लिया है अभी तक। हाँ। तो मैं चाहती हूँ आप गाने का नाम तो ना ही ले, आप सीधा ये गाने की 2 लाइनें गा करके सुनाए तो सब लोग हो जाएंगे कि ओ माय गॉड। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूँ मैं क्या अपना हार,
है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, पहला नशा पहला खुमार। क्या बात है, आपकी आवाज़ के कारण ये गाना जो है वो वैसा बन पाया जैसा बना है, सीरियसली। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट ये गाना ही ऐसा है, और मैंने कहा कि पिक्चराइज भी इस तरह से एक अलग से हुआ था। और दे से इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो कि स्लो मोशन में बनाया गया था। हाँ, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस गाने में। मजरू साहब ने लिखा, जतिन ललित जी का इतना खूबसूरत अरेंजमेंट भी इतना अच्छा है, उदित जी ने इतना अच्छा गाया, तो ये सब मिलके हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इतने सभी बड़े बड़े नामों के साथ में फिर 90s में काम किया था, जैसे आप अभी बता रहे थे उदित जी के साथ में हुआ, कुमार सानू जी के साथ में तो पिछले साल भी आपने एक गाना गाया था दम लगा के हईशा में, और अभिजीत दा भी उस समय काफ़ी उसमें थे, चर्चाओं में थे। किसके साथ में आपकी तालमेल सबसे ज़्यादा बैठती थी मेल सिंगर्स में अगर देखें तो? तालमेल बैठना तो मतलब जो गाना है, अगर हम किसी के लिए गा रहे हैं, किस कैरेक्टर के लिए, या वो तो उस हिसाब से गाते हैं, इसलिए सिंगर के साथ, हर सिंगर के साथ अच्छी तालमेल है, तालमेल का सवाल वो नहीं होता। बट किसके साथ कितने गाने हिट हुए उस पर लगता है कि हाँ इनकी ज़्यादा तालमेल बैठ गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने जितने मेल सिंगर्स हैं सबके साथ गाने गाए हैं, उसमें से कुछ ना कुछ गाने हिट हुए ही हैं। तो काफ़ी सारे 90s में जितने गाने सब गा रहे थे, शानुदा है, उदित जी है, अभिजीत जी है, विनोद राठौर जी, सबके साथ मैंने गाए हैं गाने। अच्छा, उस समय शायद इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था कि हर एक एक्टर सिंगर को उतना फेम मिल पाए, लेकिन फिर भी एक तो मतलब एक लेवल तो होगा जिस पे आप पहुंच गए थे और आपके आसपास लोग जो थे वो कहते होंगे कि अरे तुमने ये गाना गाया, तुमने वो गाना गाया। हाउ वाज दैट फीलिंग, वो जो फेम मिला था उस समय इतने सारे सुपरहिट गानों के साथ? जी, अभी और उस वक्त की जो फेम मिलना जो शुरू होता था, ये वो ग्रेजुअली होता था उस वक्त, इसलिए वो एकदम झटका नहीं और ओवरनाइट फेम नहीं होती थी। और अभी ऐसा होता है कि एक बार कोई गाना हिट हो गया या टीवी पे दिखने लगे तो ओवरनाइट बहुत जल्दी ज़्यादा फेम और ज़्यादा पॉपुलैरिटी स्प्रेड हो जाती है। वैसा हमारा नहीं हुआ, ग्रेजुअली हुआ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि बहुत फेमस है ये गाना है, ऐसे धीरे धीरे फीडबैक आता था। और वो एक अलग चार्म था उस बात का, और अभी जो हो रहा है उसका भी अपना एक अलग चार्म है। कुछ गाने जैसे पहला नशा से ज़्यादा ही फिर गाने मिलने लगे, गाने हिट हुए, और उसके बाद एक हो, तो सात समंदर भी बहुत ज़्यादा। तो सीरियसली मतलब वो गाना तो मैं, आप अगर कहेंगी भी कि ये तो म्यूजिक डायरेक्टर ने और राइटर ने सबने मिल करके बनाया, मैं मानूंगी नहीं, वो गाना हिट है आपकी आवाज़ के कारण। थैंक यू। बट जैसे आपको सबको पता है कि एक गाना जब फिल्म में होता है ना, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम कर जाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को क्रेडिट इसलिए नहीं ले, कोई मॉडेस्टी की वजह से नहीं है, प्रैक्टिकल है। कर दीजिए। लेकिन कुछ कहानी बताइए ना इस गाने के पीछे, जब कुछ हो रहा हो, आपको कुछ याद है कि कुछ हुआ था या सात समंदर का कुछ अलग बन रहा था और अलग बन गया कुछ ऐसा? नहीं, ये गाना जब हुआ तो लगा कि ये गाना फास्ट है और मेरे जॉनर का, ऐसे मतलब एक होता है ना कि ये मेलोडियस गाने गाती हैं या क्लासिकल बेस गाती है, मेरे हिस्से में ये गाना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये सात समंदर जैसा गाना है और वो एक डांसिंग नंबर है, फास्ट नंबर है, और मुझे अभी इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। नहीं तो ऐसा होता है कि नहीं ये तो स्लो टाइप के गाने गाती है, तो मैंने पूरे अपने मन से जी, हर गाना मैं ऐसे ही गाती हूँ, बट ये गाना स्पेशल ज़्यादा एफर्ट्स डाले, बट रिज़ल्ट अच्छा आया, बहुत ही अच्छा आया कि मैं अभी भी शो में गाती हूँ, लोग अभी भी फरमाइश करते हैं और टीवी पे भी आता है और चलता रहता है। तो यहाँ पर भी 2 लाइनें हो जाएं इस गाने की, हमारी भी फरमाइश है। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी
मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। क्या बात है, ब्यूटीफुल। वो सभी लोग जो शायद ये मानते होंगे कि आप सिर्फ मेलोडी या स्लो सॉन्ग्स ही गाते थे, उनको आपने वैसे गलत साबित कर दिया था उस एक हिस्से के साथ, वो अंगना में बाबा में भी जो हिस्सा था। मतलब क्या बात है, वो वैरायटी। मुझे अच्छा लगा कि बप्पीदा ने सोचा चलो ये गाना इससे गवाते हैं। और महबूब स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, मुझे याद है जी। और शानुदा और मेरा था। मैंने कहा ये गाना थोड़ा ऐसे फोक स्टाइल में और ऐसे झटका दे के, क्योंकि गाने का मूड ही ऐसा है, एकदम तीखा अंदाज है इस गाने का, इसलिए वैसा ही होना चाहिए। और मतलब पसंद आया लोग। वैसे हिंदी के तो गाने आपके सुपर डुपर हिट हुए ही, लेकिन आपने हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे गाने गाए हैं। अपने एक रुख ही मोड़ लिया था आपने बीच में, तो वहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ, तो वो तो है ही। लेकिन रहमान साहब के साथ में आपका एक कनेक्शन रहा, चाहे वो बॉलीवुड में हो या फिर सदर्न फिल्म इंडस्ट्री में हो, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, पहला मैंने रहमान साहब के लिए गाया था, वो गाना था फिल्म इंडियन, एक फिल्म आई थी कमला हसन जी हाँ की, हाँ हाँ। तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन था, वो गाया। फिर चंदारे चंदारे डब किया था। तो चंदारे के लिए मुझे बुलाया, चेन्नई गई थी, तो मैंने जब ट्यून सुनी बहुत ही अच्छी लगी और बहुत अलग सा एक उनका फ्लेवर जो है वो। और हरिहरन जी ने गाया था गाना ट्रैक पे, तो वो सुन के मुझे बहुत आइडिया आया कि ये गाना ऐसे गाएंगे, इसमें ऐसी जगह लेंगे, ये करेंगे। तो वो गाना भी बहुत अच्छा लगा और अच्छा हुआ। उनका जो रिकॉर्डिंग का जो साउंड था वो मुझे तभी भी बहुत पसंद आया था कि मेरी वॉइस बट कितना अच्छा एक साउंड आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर कुछ गानों के बाद साउथ के गाने गाए। उसके बाद चुपके से, मतलब पहले साथिया का जो तमिल वर्जन था वो मैंने पहले गाया, स्नेगिदने, तो वो बहुत हिट हुआ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हिट हुआ। और उसके बाद चुपके से डब किया, मतलब उसी ट्रैक पे। तो मतलब उसके बाद कंपैरिजन होता था, जो तमिल सुनने वाले लोग थे, स्नेगिदने बेटा उनको वो पसंद आता है, ऐसा होता है। और चुपके से जो हिंदी सुनने वाले उनको पता ही नहीं कि साउथ में भी गाया है, बट चुपके से पसंद आता है। और चुपके से के बाद काफ़ी सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए, इंडस्ट्री के लोगों ने भी कॉम्प्लीमेंट दिए। नहीं तो बहुत कम होता है कि कोई कहे इंडस्ट्री वाले ख़ास करके या मैसेज करके या फ़ोन करके ये गाना बहुत अच्छा गाया है, ऐसे करके। जो रियली उनको पसंद आता है उतना ही कहते। तो वो इस गाने को क्लासेस और मासेस दोनों तरफ से तारीफें मिली। बिल्कुल। और गाने कुछ ऐसे होते हैं जिनके की लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ जैसा कहते हैं, कि ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं साल 2 साल 3 साल 5 साल और लोग भूल जाते हैं। लेकिन सच में मतलब आपके पास कुछ ऐसे गाने हैं जो कि इतने सालों में नहीं भूले, तो मुझे लगता है कभी नहीं भूलने वाले हैं। चुपके से इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो कुछ इसकी 2 लाइनें हो जाएं चुपके से गाने की, साथिया वाले। चुपके से रात की चादर तले, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। क्या बात है। रहमान साहब के साथ में वैसे काम करने में भी कुछ उनकी अलग ही तरीके होते हैं काम करने के, वो सब कुछ के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं? हाँ, मतलब पहले मुझे कभी भी मैंने रात को 9-10 बजे के बाद कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया था। और रहमान साहब के यहाँ तो 9-10 बजे के बाद शुरू होती है डबिंग। तो थोड़ा सा पहले लगा ऐसे कि कैसे गाऊंगी, क्या होगा और आवाज़ कैसे होगी, मूड कैसा होगा, तो गाने में उतना मैं अच्छा गा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि गाना गाते समय मूड एकदम फ्रेश हो तो गाना अलग से आ जाता है। तो मतलब उसका रिज़ल्ट पता चलता कि हाँ ये बहुत अच्छा गाया, क्योंकि अपने को मालूम है कि मूड बहुत अच्छा था, एकदम करेक्ट रेडी था। और ऐसा क्या होगा। और ये चुपके से गाना मैंने जब तमिल वर्जन किया था 9-10 बजे किया था। उसके बाद कुछ गाने तो बहुत लेट नाइट भी रिकॉर्ड किए। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे आदत हो गई और पता चला कि इनका
काम का स्टाइल ही ये है कि वो रात को ही काम करते हैं, पीसफुली एकदम, किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं, ये नहीं। अच्छा, हम कुछ देर पहले शो की शुरुआत में कहा था कि जो क्लासिकल सिंगिंग है इस पर मैं वापस आऊँगी, इसलिए क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आज की तारीख में जितना म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनफैक्ट अब म्यूज़िक देखा जाता है, सुना नहीं जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि क्लासिकल टच तो पूरी तरह से ज़ीरो हो गया है म्यूज़िक में आजकल? नहीं, जैसे कहानी होती है वैसे गाने बनते हैं ना। अभी रिसेंट अब अगर आप देखेंगे बाजीराव मस्तानी में कितने अच्छे क्लासिकल गाने भी हैं, कितना अच्छा गाया है श्रेया ने, कितने अच्छे गाने कंपोज किए। तो जैसे कहानी है वैसे गाने बनेंगे, और कहानी और फिल्म का जो कलर है पूरा अगर वेस्टर्न है तो कहाँ से क्लासिकल गाने आएंगे उसमें? भजन भी नहीं आएंगे। अभी लगान में तो ओ पालनहारे भी आ गया और मनमोहना भी आ गया जोधा अकबर में। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कहानी होती है वैसे गाने भी मेलोडियस भी आते हैं। जैसे शंकर एहसान लॉय जी के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं जो मेलोडी हैं, जो उनके, और मैंने भी उनका गाना गाया आओ ना, वो कितना अच्छा गाना है। 10 साल हो गए हैं इस गाने मुझे को। ऐसा लगता ही नहीं इस गाने को 10 साल। हमें भी नहीं लगता है, क्योंकि हम अभी भी हमेशा ये गानों को सुनते रहते हैं आपके, तो ऐसा लग ही नहीं सकता है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्यू सॉन्ग्स जो कि रोमांस को, लव को डिफाइन करते हैं। क्या सुंदर आपने गाया, क्या सुंदर गाना था, क्या सुंदर पिक्चराइजेशन था पूरा। दिस सॉन्ग वाज अ कंप्लीट पैकेज। या कंप्लीट पैकेज। तो आप इस गाने के बारे में एक तो जावेद साहब ने जो वर्ड्स लिखे हैं ना, वो वर्ड्स ऐसे लिखे हैं कि जिससे एकदम एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। बिल्कुल, यही मैंने कहा ना कि लिरिक्स काव्य अच्छा होना चाहिए। तो इसमें जैसे गूंजी सी है सारी फिज़ा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, तो ये लाइन आते ही कैसे एक अलग एटमॉस्फेयर। तो ये शब्दों की ताकत है, ये फिर गाने में अपने आप आ जाती। तो इस गाने की कुछ 2 लाइनें गा के सुनाइए ना प्लीज़। ये गाना ऐसा करते हैं, आप बजाइए, मैं सिर्फ वो सरगम गाती हूँ। अरे और बढ़िया, और बढ़िया, वो तो इसका बेस्ट पार्ट था गाने का। ग ग रे ग ग रे ग रे ग म ग रे 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 सा रे रे सा नी सा नी, ग ग ग रे ग म प नि ध नि ध नि ध प म ग रे म ग, ग ग रे ग म ग रे 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 सा नी सा नी, ग ग रे ग म प नि ध प प सा नि ध प म ग रे म ग, गूंजी सी है। बहुत खूबसूरत। इस गाने के ज़रिए हम लोग सुन सुन करके हमें सरगम आ गई थोड़ी सी। अच्छा हो गया ये। अच्छा, आप एक ऐसे मैं कहूँगी एक वन ऑफ द फ्यू सिंगर्स हैं जिन्होंने कि डिवोशनल म्यूज़िक को छोड़ा नहीं। ट्राई हर एक इंसान करता है, बहुत स्कोप है डिवोशनल म्यूज़िक में, सब लोग कुछ ना कुछ गाने गाते हैं, वहाँ पर एल्बम्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन आप उसमें कंसिस्टेंट रहे। तो उसके बारे में कुछ बताइए, एल्बम म्यूज़िक बनाना और वो भी इस तरह का। डिवोशनल क्या होता है कि जैसे वॉइस होती है उस हिसाब से सब लोग सोचते हैं अच्छा ये ऐसी वॉइस है, इसमें डिवोशनल गाने सूट करेंगे। तो काफ़ी सारे आते गए, एल्बम्स भी किए और सभी सिंगर्स गाते हैं, और डिवोशनल गाना अच्छा ही लगता है कभी भी आप करते हैं। और कितने मैंने आरती वारती की है, कितने मंत्र, कितने श्लोक, तो ये सब हमारे संस्कृति का एक अंग है, और ये अगर गाने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। अच्छा, ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए मुझे जब आप किसी गैदरिंग में गए हैं या फिर जैसे कहीं पर आरती वगैरह हो रही है और आप खुद की आवाज़ सुन रहे हैं, पीछे आपका खुद का गाना चल रहा है। बार होता है। और क्या फीलिंग होता है, क्या आप बताइए ना कुछ अच्छा ही लगता है कि चलो ये यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे बज रहा है, गणपति में बजते हैं। हाँ। कहीं लक्ष्मी मंत्र बज रहा है, कहीं लक्ष्मी श्री सूक्त बज रहा है। या संगीत फंक्शन में गए हैं और आपके गानों पे लोग डांस कर रहे हैं। उसमें बन्नू रानी बजता है। हाँ, अरे ये वाला गाना तो हाँ, ये डांस सॉन्ग है, मानना पड़ेगा। अच्छा, आई विल गो बैक टू वन मेमोरी जो मेरी है आपके गाने की, जो आपने खुद 4 साल की उम्र में गाया था। आपको खुद को याद नहीं होगा, मुझे नहीं याद है 4 साल की उम्र में मैंने क्या किया था, लेकिन हमें ज़रूर पता है वो गाना बचपन में हम टीवी पर देखा करते थे, और वो था चंदा एक, सूरज एक, तारे अनेक। वो एक छोटा सा एक नर्सरी टाइम टाइप का कह सकते हैं जो एक आता था। मैं 4 नहीं, थोड़ी सी बड़ी होंगी, 1-2 साल, बट ऐसे ही बहुत बचपन में। और मैं ऐसे
मुझे मम्मी डैडी लेके गए थे और क्या हुआ था, कैसे किसका फ़ोन आया और क्या, वो मुझे कुछ पता नहीं। मुझे पता है कि ये गाना गाना है, मैंने गाया और अभी जब सुनती तो लगता अच्छा ऐसी वॉइस थी, मेरा ऐसा प्रोनाउंसिएशन था, क्योंकि मैं मराठी हूँ तो उसमें एकदम झलकता है। क्योंकि बाद में मैंने उर्दू सीखी लिखना पढ़ना, एक सैयद अहमद सैद करके मौलवी साहब आते थे, उनसे मैंने उर्दू लिखना और उससे बहुत फ़र्क हुआ। लेकिन तब का सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे मैंने गाया और अपने इस पे हंसी आती है। बहुत बढ़िया। आप उर्दू की बात कर रहे हैं, आपने उर्दू की तालीम ली, आपने पढ़ा उसे, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो अल्फाज जो हैं वो आ जाते हैं, थोड़ी सी डिक्शन जो है वो सुधर जाती है। तो आज की तारीख में आप बताइए, म्यूज़िक में ये एक भाषा का पता होना, उर्दू का पता होना कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हिंदी में गा रहे हैं तो हो सकता है कि फिल्म में कोई गज़ल आपके सामने आए और आपको गानी है और आपको पता ही नहीं गज़ल कहना है कि गज़ल कहना है, कसम कहना है कि कसम कहना है। बिल्कुल, वो आता ही नहीं है, वो शाहरुख कहते हैं ना एपिग्लॉटिस से कसम नहीं निकलता है अभी भी। कदम कहना है कि कदम कहना है। सही बात है। तो ये सब बहुत, ये तो आप बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ अभी तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें फूल कहना है या फूल कहना है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। हाँ, फूल नहीं भेजा है। सही बात है। तो आप कहती हैं कि आज की तारीख में उर्दू जो है वो सीखनी चाहिए। हाँ जी, सीखनी चाहिए। एक क्या मैसेज है आपका जो कि आप अभी के यंगस्टर्स को देना चाहते हैं, खास तौर पे वो लोग जो कि आपकी तरह इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं? अभी यंगस्टर्स बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। आजकल स्मार्ट की दुनिया है सब। और अच्छा गा रहे हैं, सच्ची मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा, क्योंकि उनको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है सब सुनने का, देख रहे हैं। कितनी बार तो उनको कुछ भी नेट पे जाके कैसे गाना है, वो वॉइस कल्चर, वो सब कुछ मतलब पूरी दुनिया का अवेलेबल है, तो वो लोग देखते भी हैं, सीखते भी हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये तो मेरा सौभाग्य और मेरी अपनी ये विचार है कि गुरु के सामने बैठ के सीखना वो एक अलग बात है। और वो एक, उससे क्या होता है कि थोड़ा एक डिसिप्लिन आता है, थोड़ा झुकना हम लोग सीख जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग गाने के साथ साथ और भी सीख जाते हैं, तो वो अपनी पर्सनालिटी में आ जाती हैं। बट ये ऑनलाइन का वो थोड़ा, हाँ ये सीख लिया, ये हो गया, ऐसा भी थोड़ा एक फिर एटीट्यूड बन, तो थोड़ा सा जहाँ भी अगर कोई अच्छा सिखाने वाले जो हैं गुरु, उनके पास बैठ के सीखने का मौका मिले तो ज़रूर सीखिए। और वैसे तो आपको जितने यंगस्टर्स हैं वो अच्छा, जो मैं देखती हूँ रियलिटी शोज़ में और इसमें, छोटे छोटे बच्चे भी मुश्किल गाने आराम से गा जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा टैलेंट हमारे पास है। तो बस मैं ये दुआ करती हूँ कि उनको अच्छा सीखने का मौका मिले और फिर आगे अच्छे अच्छे गाने उनके नसीब में आ जाए, अपॉर्चुनिटी मिले उनको। थैंक यू सो मच साधना जी, आज आप हमारे साथ में शो पर आई, आपने समय निकाला और इतनी सारी यादें जो हैं वो आपने ताज़ा कर दी। आपने हमारे बॉलीवुड रिवाइंड पर आकर के हमारा जो पूरी ज़िंदगी है उसे रिवाइंड कर दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कुछ यादें ताज़ा हो गई और सबसे कुछ बातें शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू। एक चीज़ जो आज मैंने सीखी है साधना जी से वो है ठहराव। हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो मैं भी लाने की कोशिश करती हूँ, आप भी लाने की कोशिश कीजिए। यूं ही किसी और शख्सियत से बहुत जल्द होगी हमारी मुलाकात। आप देखते रहिए बॉलीवुड रिवाइंड। मेरे यानी रंगीली रुचि की तरफ से अलविदा। फिर होगी हमारी बात, अभी तो बाकी है हमारी मुलाकात।